सीनियर तजिया का अजमल जामी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर खबर आपने भी सुन ली होगी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी किया गया है कि क्या 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? खान साहब ने तो वाजे किया ना कि इसका प्रोसेस क्या होगा तकनीकी तौर पर, लेकिन फिलहाल सियासी सूरत हाल ये है इस नोटिफिकेशन के बाद कि पाकिस्तान में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में वो नाअहल करार पाए हैं, सेनेट में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं वो नाअहल करार पाए हैं। उससे पहले पंजाब असम्बली में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर है मलिक अहमद खान बच्चर, वो नाअहल करार पाए हैं। मेरा ख्याल है ये बड़ा पॉलिटिकली बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है कि पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि बड़े ईवानों में अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो नाअहल करार पाए हैं। जहाँ तक मामला है स्टे का और ज़िमनी इंतखाबात का, तो उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिछले 2 दिन पहले तक पॉलिसी थी, जो हमें भी कुछ राय बता रहे थे पीटीआई के, कि वो इन नाअहलियों के बाद, सजाओं के अमल के बाद वो समझते हैं कि ज़िमनी इंतखाब लड़ना सूदमंद साबित नहीं होगा, और वो अगर उसका बायकॉट करते हैं तो उसके ज़रिए वो सिस्टम को, इस सरकार को, इसकी साख पर मजीद सवाल उठाना चाहते हैं, वॉक ओवर देना चाह रहे हैं। और उस जब ऐसी सूरत हाल अगर होती है कि पीटीआई ज़िमनी इंतखाब में नहीं जाती, तो फिर इस पार्लिमान की जो साख है वो किस हद तक मजरू होती है, इसकी जो सेंटिटिटी है वो कहाँ खड़ी होगी। दिस विल बी अ बिग क्वेश्चन कि अगर एक बड़ी सियासी जमात, एक मकबूल सियासी जमात जो अपोजिशन है, वो अगर निज़ाम में हिस्सा नहीं लेती, इलेक्शन में शामिल नहीं होती, then definitely it will be something very alarming for the state of democracy in Pakistan. लेकिन जिस तेजी से ये सजाओं का सिलसिला शुरू हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है, जिसके बाद हमने देखा कि इंतज़ार दहशतगर्दी की अदालतों ने कार्रवाई करना शुरू की। अब उनके पास जो अवेलेबल फॉरम्स हैं स्टे लेने के लिए, देखना यह है कि क्या पीटीआई वहाँ रुजू करती है या इन फैसलों को मिन तस्लीम करती है। जैसे कि पीटीआई के ऊपर एक बुरा वक्त दोबारा से शुरू हो गया, अभी तो 11 अरकाने पार्लियामेंट को नाअहल करार दिया गया है, इससे आगे भी मुझे लगता है कि नंबर गेम अभी बाकी है। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में अभी भी पीटीआई के पास अपील का हक हासिल है, और ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया है ये कोई इंतकामी कार्रवाई है? देखिए, पीटीआई तो यही कहेगी इंतकामी कार्रवाई है, लेकिन ये जितने बड़े रहनुमा है उन्हें चाहिए कि ये जो इनके जिस वजह से इनको सजा हुई ये उसको गलत साबित करें, और ये जो इनके पास अवेलेबल फॉरम्स हैं आप वहाँ रुजू करें और बताएं कि सजा गलत हुई। सजाओं के जो फैसले हैं बिलखुसूस सरगोदा से या फैसलाबाद की एटीसी से, उसमें कई एक झोल है, कई एक ऐसे निकात हैं जो पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं, जिससे नजर आता है कि कलेक्टिव तरीके से सजा दी गई है, चाहे कोई शख्स था भी या नहीं था। और ये भी बेस रखी गई कि चूंकि पीटीआई से ताल्लुक था, फलां शख्स चूंकि पीटीआई छोड़ चुका था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, तो इसलिए वो जुमरे में शुमार नहीं होगा। तो ऐसे कई लूप होल्स हैं जिनको बुनियाद बनाकर पीटीआई के रहनुमाओं को कंटेस्ट करना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि दे वर नॉट पार्ट ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। ये इनके लिए बेहतर होगा, ये पीटीआई के लिए बेहतर होगा, सिस्टम के लिए बेहतर होगा। जो मुझे वैसे थे एक आम शहरी या एक सियासत के तालिब इल्म कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहला मौका होगा कि जब अपोजिशन लीडर समेत इतनी बड़ी तादाद में एक बड़ी सियासी जमात, उसके अरकान को नाअहल करार दिया जा रहा है। तो उसके बाद मेरे मुल्क की जमहूरियत या मेरे मुल्क की पार्लिमान, उसकी साख क्या होगी, स्पेशली अगर पीटीआई इन इलेक्शंस का बायकॉट भी करती है। तो ये मेरा सबसे आम सवाल है। बाकी अगर आपने सिर्फ कानून और आइन के लेंस से देखना है तो जो फैसले आ रहे हैं उस लेंस से अगर आप देखते जाएं तो आधी पीटीआई नाअहल हो गई, और ये वो जमात की जो इलेक्शन के बाद जैसे भी इलेक्शन हुआ सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई, और उसके पास निशान भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई। तो मेरा ख्याल है कि इन रहनुमाओं को अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए। इफ दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनीथिंग लाइक दैट, जो 9 मई का मसला है जिसके ऊपर कोई अगर मगर वाली कहानी नहीं है, तो सर चूंकि इतने बड़े बड़े नाम सामने आ गए, आपको क्या लगता है क्या इन अरकान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है, चूंकि अभी तक शायद इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई? और देखे ना, पहले तो वो अरकान असेंबली है ना, डीसीट हुए, सजा होती है, सजा के बाद इलेक्शन कमीशन उन्हें कमर दिलशाह साहब बयान कर चुके होंगे कि नाअहली का तरीकाकार है वो किया जाता है, अपनी सीट से हाथ खो बैठे हैं। अब उसके बाद इन केसेस में अगर वो मुलव्विस पाए गए हैं, उनके बारे में कोई शवाहिद मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली फिर सजाएं भी होंगी। आपको याद है मलिक अहमद खान बच्चर और दीगर को 10-10 साल सजा भी सुनाई गई है, तो सजाएं भी होंगी, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्हें फौरन से पहले जो बड़े अदालती फॉरम्स हैं जहाँ पे इनकी सुनवाई हो सके वहाँ रुजू करना चाहिए, ताकि फॉर टाइम बीइंग ये सस्पेंड हो जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है और वो कार्रवाई चले, इनको अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिले, जो कि प्रोसेस आपके पास मौजूद है।
بالکل پروسیس آپ کے پاس موجود ہے سر. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ کیا گیا؟ الیکشن کے حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف کی ہم بات کریں گے نا کہ ان کی رائے کیا ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن حکومت کے ساتھ ملا ہے. ان کی تو رائے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن غیر منصفانہ فیصلے کر رہے ہیں. اور سر کچھ ان کی جلدی رائے یہ فیصلہ ہے نہیں کہ دے دیا گیا؟ کیونکہ باقی بھی پارٹیاں ہیں، باقی پارٹیوں کے بھی اراکین ہیں جو جرم کرتے ہیں، جن کو سزائیں ہوتی ہیں، لیکن اس طرح سے ڈسکوالیفائی نہیں کیا جاتا. میں اس وقت کسی سیاسی جماعت کی وکالت تو نہیں کروں گا نا. میں تو آپ کو ان کا موقع بتا سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن ان لائک اٹس پاسٹ پریکٹس، جو کہ نوٹس دیا جاتا تھا کسی رکن اسمبلی کو کہ جناب آپ کے بارے میں فلاں عدالت کا یہ فیصلہ ہے، اور اس کے بعد کارروائی کرتی تھی. اب تو وہ مہلت بھی نہیں دی جاتی. حالانکہ عمر صاحب پچھلے ہفتے میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے، وہ بتا رہے تھے کہ نہیں بالکل ٹھیک کر رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. لیکن ماضی کا جو حساب تھا بتاتا ہے، اس میں تو یہ تاثر کے سوال میں وہ درست ہے کہ جی ادھر سزا ہوتی ہے، ادھر نااہلی ہو جاتی ہے. بالکل سر. ایک دفعہ ہمارے ناظرین کو یہ بتاتے چلے کہ کن کیسز میں یہ تمام ارکان اسمبلی کو سزائیں ہوئی ہیں، اور مخصوص طور پر ان پہ کیا کیا الزامات تھے؟ دیکھیے 9 میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت جس کے اوپر آپ کی ریاست ہو، حکومت ہو، اس کا ایک سٹینڈ ہے، ایک سٹینس ہے، جو کہ پہلے پاکستان اس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. حساس تنصیبات ہوں، کور کمانڈر ہاؤس ہوں، اس میں جو جلاؤ گھراؤ ہوا، جو دھاوا بولا گیا، وہ بنیادی الزام ہے. اس جلاؤ گھراؤ اور دھاوے کو لیڈ کس نے کیا، پلان کس نے کیا، پریکٹیکلی کون وہاں موجود تھا، یہ الزامات ہیں. توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ. اس کے بعد یہ مختلف عدالتوں میں یہ مقدمات چلے ہیں، چاہے وہ اے ٹی سی فیصل آباد ہو، اے ٹی سی میاں والی ہو، سرگودا ہو، لاہور میں ہو، جی ایس کو حملہ کیس ہو. ملٹیپل کیسز ہیں آل اوور دی پاکستان، جہاں جہاں 9 مئی کو احتجاج ہوئے. اس کی پاداش میں یہ مطالبہ کیا جاتا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ فیصلے نہیں سنائے جاتے. پھر سپریم کورٹ نے پابند کیا، اور اس کے بعد جی یہ جو چھوٹی عدالت نے انسداد دہشت گردی کی یا فیصلے سنا رہی ہیں. بالکل سر. تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، اور انہیں کرنا چاہیے. میں ایک صحافی کے طور پر یہ رائے دے رہا ہوں کہ انہیں کوئی بھی ایسا فورم جہاں پہ ان کی سنوائی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسا فورم جہاں پہ ان کی یہ سزائیں روکی جا سکتی ہیں، ادھر انہیں رجوع کرنا چاہیے، اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے، 9 کا الزام دھونا چاہیے، پارلیمانی سیاست میں واپس آنا چاہیے، اور جو ضمنی انتخابات کی اگر نوبت آئے وہاں بھی انہیں کنٹیسٹ کرنا چاہیے. اسمبلیاں خالی چھوڑنا، اسمبلیوں کا بائیکاٹ کرنا، استعفے دینا، یہ حل نہیں ہے. اتنی بڑی سیاسی جماعت کو اپنا وجود ثابت کرنا چاہیے.